हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बायोसिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन का नोट्स शेयर करने वाली हूँ। कई लोगों को केमिकल स्ट्रक्चर वाला बायोसिंथेसिस बहुत हार्ड लगता है, तो मैं ये नोट्स शेयर करने वाली हूँ। इसमें आप लोगों को थायराइड हार्मोन का बायोसिंथेसिस बहुत ही ईजी वे में बताया गया है और इसमें स्ट्रक्चर के हेल्प से समझाया गया है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो टॉपिक में आने से पहले हम लोग कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड का जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो उसका जब हम लोग टीएस कार्ड पढ़ते हैं, यानी कि थायराइड ग्लैंड को और जूम करके उसका डीपली स्टडी करते हैं, तो उसमें दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। जिसमें पहला सेल को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर सेल और दूसरा सेल को बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जो राउंड शेप में दिख रहा है, ये छोटे छोटे क्यूबॉइड सेल से मिलकर बना है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। और ये फॉलिकुलर सेल्स के बीच में पाया गया है एक सेल, इसको हम लोग बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। और ये जो फॉलिकुलर सेल है, इसके अंदर में हम लोग का होता है ल्यूमन प्रेजेंट होता है, एक चिपचिपा पदार्थ प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ल्यूमन बोलते हैं। और ये ल्यूमन में कोलाइड प्रेजेंट होता है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन। फिर सेकेंड है इसमें ट्रैपिंग ऑफ आयोडाइड। फिर थर्ड है इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिकुलर ल्यूमेन। फिर है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। फिर आयोडीनेशन ऑफ थायरोसिन। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन का संश्लेषण सिंथेसिस थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल सेल में पाए जाने वाले ग्लाजिकाए गोल्जी बॉडी तथा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है तथा थायरोग्लोब्यूलिन का सिंथेसिस होने के पश्चात उसे फॉलिकुलर लूमेन या गुहा या कैविटी में पहुंचा दिया जाता है। तो हम लोग इसको डायग्राम के मदद से समझने का कोशिश करेंगे। ये एक फॉलिकुलर सेल है या फिर फॉलिकल सेल है। इसको जब हम लोग जूम करके देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ता है। ये यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है, ये फॉलिकल सेल है। इसको हम लोग जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें गोल्जी बॉडी पाया जाता है और इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो ये थायरोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट है, इसमें इसका सिंथेसिस कर देता है, यानी कि गोल्जी बॉडी और रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो थायरोग्लोब्यूलिन का सिंथेसिस कर देता है और उसे कोलाइड में भेज देता है या फिर फॉलिकल ल्यूमन में भेज देता है। तो फर्स्ट स्टेप में है सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन। तो इसमें यही है कि ये जो हम लोग इस फॉलिकल सेल को जूम करके इसमें देखते हैं तो इसमें गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जो थायरोग्लोब्यूलिन का सिंथेसिस कर देता है और इसे फॉलिकल ल्यूमन में भेज देता है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसमें सेकेंड देखेंगे। तो सेकेंड में है ट्रैपिंग ऑफ आयोडाइड। ब्लड में उपस्थित आयोडाइड तथा सोडियम को सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर के माध्यम से रुधिर से फॉलिकल सेल में पहुंचा दिया जाता है, जिसे आयोडाइड का ट्रैपिंग कहते हैं। ये आयोडाइड हमारे ब्लड में जो भी हमारे द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है उसमें प्राप्त होता है। आयोडीन जो आयोडाइड के रूप में ब्लड में पाया जाता है, ये हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को आयोडीन जो आयोडाइड में चेंज होके ब्लड में चले जाते हैं। तो हम लोग इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है। इसमें सोडियम और आयोडाइड होता है, जो एक ट्रांसपोर्टर इसमें लगा होता है। इसके हेल्प से ये ब्लड वेसल से फॉलिकल सेल में एंट्री करता है और इस ट्रांसपोर्टर का नाम है सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर। इस ट्रांसपोर्टर के हेल्प से ये जो आयोडाइड और सोडियम होता है, ये ब्लड वेसल से फॉलिकल सेल में आ जाते हैं। इसी को हम लोग ट्रैपिंग ऑफ आयोडाइड बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। आयोडाइड का रुधिर से फॉलिकल में पहुंचने के पश्चात ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप आयोडीन का निर्माण होता है। जब ये आयोडाइड ब्लड से फॉलिकल सेल में एंट्री करता है, फिर ये इसका ऑक्सीडेशन होता है
और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप आयोडीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को यहाँ पे बोला गया है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। यहाँ पे आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होगा और आयोडीन का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट है इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिकल, ल्यूमन और कैविटी। आयोडाइड का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होने के पश्चात आयोडीन का निर्माण होता है। मैंने पहले ही बताया था कि जब आयोडाइड का ऑक्सीकरण होगा तो आयोडीन का फॉर्मेशन होता है, जिसके पेंड्राइन रिसेप्टर द्वारा आयोडीन को फॉलिकल, ल्यूमन या कैविटी में पहुंचा दिया जाता है और आयोडीन के दो अणु टायरोसिन के अणु के साथ मिलकर डाई आयोडो थायरोसिन का निर्माण करते हैं। तो हम लोग इसको डायग्राम में समझने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम लोग डायग्राम पे आएंगे। यहाँ पे देखिए, ये आयोडीन का फॉर्मेशन होता है, फिर इसे एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है पेंड्राइन रिसेप्टर। इसके माध्यम से आयोडीन को फिर फॉलिकल, ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी को बोला गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिकल, ल्यूमन और कैविटी। तो हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं। आयोडीन का ऑक्सीकरण होने के पश्चात आयोडीन का निर्माण होता है, जिसको पेंड्राइन रिसेप्टर द्वारा आयोडीन को फॉलिकल, ल्यूमन और कैविटी में पहुंचा दिया जाता है और आयोडीन के दो अणु टायरोसिन के अणु के साथ मिलकर डाई आयोडो थायरोसिन का निर्माण करते हैं। तो मैं आप लोगों को इसको इस छोटे से डायग्राम के मदद से समझाने का कोशिश करती हूँ। मान के चलिए आयोडीन का दो अणु है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है और ये टायरोसिन है। तो ये आयोडीन के दो अणु इस टायरोसिन से जुड़ जाएंगे और जुड़ेंगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। इसको बोलते हैं डाई आयोडो थायरोनिन। उसी को यहाँ पे बोला गया है डाई आयोडो थायरोनिन का निर्माण करते हैं तथा आयोडीन अणु तथा टायरोसिन के एक अणु आपस में जुड़कर मोनो आयोडो थायरोनिन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे ये दो आयोडीन के दो अणु जुड़े हैं तो डाई आयोडो, और यहाँ पे अगर एक आयोडीन जुड़ता है, एक को यहाँ से मान के चल हटा दिया जाए तो ये मोनो आयोडो थायरोनिन हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे बोला गया है। फिर है इसमें आयोडीनेशन ऑफ थायरोसिन। इस स्टेज में डाई आयोडो थायरोनिन या फिर DIT के एक अणु आपस में मिलकर ट्राई आयोडो थायरोनिन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये डाई आयोडो थायरोनिन का स्ट्रक्चर है और ये मोनो आयोडो थायरोनिन का स्ट्रक्चर है। इसको डाई आयोडो क्यों बोले, क्योंकि इसमें आयोडीन के दो अणु का स्ट्रक्चर इसमें जुड़ा हुआ है टायरोसिन में और इसका आयोडीन का एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है टायरोसिन में। तो ये दो आयोडीन के दो अणु और ये आयोडीन के एक अणु दोनों मिलकर T3 यानी कि ट्राई आयोडो थायरोनिन का निर्माण करते हैं। ये देखिए, ये इसमें आयोडीन के 3 अणु है, इसलिए इसे T3 बोला जाता है। और ये डाई आयोडो थायरोनिन और ये डाई आयोडो थायरोनिन, ये दोनों मिलके टेट्रा आयोडो थायरोनिन का या फिर T4 का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि ये दो आयोडीन के अणु और ये दो आयोडीन के अणु दोनों जुड़ जाएंगे तो टोटल 4 आयोडीन का अणु हो जाएगा और ये मिलके T4 का स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। यहीं पे इसको लिखा गया है कि इस स्टेज में DIT के एक अणु आपस में मिलकर ट्राई आयोडो थायरोनिन T3 का निर्माण करते हैं। वहीं दूसरे ओर DIT के दो अणु आपस में जुड़कर टेट्रा आयोडो थायरोनिन का निर्माण करते हैं। ट्राई आयोडो थायरोनिन और टेट्रा आयोडो थायरोनिन एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा वेसिकल्स में स्टोर्ड हो जाते हैं। यानी कि ये दोनों एक वेसिकल में स्टोर हो जाते हैं और इस वेसिकल को हम लोग आगे चल के लाइसोसोम बोलते हैं। इसको यहाँ पे लिखा गया है, हो जाते हैं और इसके बाद लाइसोसोम का निर्माण करते हैं और लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम द्वारा लाइसोसोम की भित्ति विदलित हो जाती है, जिससे ट्राई आयोडो थायरोनिन और टेट्रा आयोडो थायरोनिन हार्मोन लाइसोसोम से बाहर निकल जाते हैं और विसरण डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा रुधिर इन ब्लड में पहुंच जाते हैं और उसके पश्चात ट्राई आयोडो थायरोनिन और टेट्रा आयोडो थायरोनिन हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन तक रुधिर के द्वारा पहुंच जाते हैं। इस प्रकार थायराइड हार्मोन का जैव संश्लेषण एवं स्त्रावण होता है। तो मैं आप लोगों को इसको डायग्राम में बताने का कोशिश करती हूँ। ये टेट्रा आयोडो थायरोनिन यानी कि T4 और T3 एक वेसिकल में स्टोर हो जाते हैं
और ये वेसिकल बाद में लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। और लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जो इसके दीवार को लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जो इसके दीवार को फाड़ देता है। और इसका स्ट्रक्चर, इसका दीवार जब ये फट जाता है तो ये T3 और T4 ये बाहर निकल जाते हैं और ये डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड वेसल में पहुंच जाते हैं और ये ब्लड वेसल से फिर टारगेट सेल तक पहुंच जाते हैं। तो यही था इसका बायोसिंथेसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।